नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण। हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आय आ रही है, इनकम है ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। और आज इसका है लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे गुरुजी? आज हम लोग पढ़ेंगे दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग। क्या पढ़ेंगे? दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दो सेक्टर मॉडल में समग्र मांग क्या है इसको समझिए। एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। अब बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा और कंफ्यूज में मत जाइएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब अपन लोग समग्र मांग के घटक पढ़ रहे थे, जो अपने स्टार्टिंग का लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो समग्र मांग बनती है AD = C + I + G प्लस ब्रैकेट में X - M, ये हमारी समग्र मांग होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि समग्र मांग के घटक कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मिलकर के समग्र मांग बनती है, तो आप ये चारों लिखेंगे, चारों को समझाएंगे कि जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। पर आज का जो लेक्चर है और जो अपनी किताब में जो कवर कर रखा है वो ये कर रखा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें दो ही सेक्टर हम मान करके चल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये एक ऐसा आपको यहां तक का ही पढ़ाया जा रहा है, आगे का पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी 12th में। तो यहां पे जो दो सेक्टर मॉडल है उसमें क्या कवर करा गया है कि AD = C + I, मतलब हमने गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको भी यहां नहीं पढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला है वो अब भी नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो बेटा आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है लास्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें आप बड़े अच्छे से पढ़ लोगे, तो उससे मैं ज्यादा चिंतित मत हो। गवर्नमेंट की भी मैं जैसे बात करूं तो सरकार का आप सरकारी बजट पूरा पढ़ चुके हो, तो इतना वो इशू नहीं। पर यहाँ पे जो दो सेक्टर मॉडल में, दो सेक्टर कौन कौन से हो गया? एक घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, और एक जो है फर्म, जो है फर्म वाला क्षेत्र है वो हो गया। यहां पे क्षेत्रों का मतलब, सेक्टर का मतलब, यहाँ दो क्षेत्र मॉडल भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। दो सेक्टर या दो क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक घरेलू क्षेत्र जो उपभोग कर रहा है, और दूसरा फर्म है जो कि निवेश कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन दो क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ पे दो क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र वाले नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाले सेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जब दो सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन घरेलू क्षेत्र की और फर्म की बात करेंगे। हम यहां पर मान करके चलते हैं कि गवर्नमेंट और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो यहां पर भूमिका नहीं निभा रहा है, इसका यहां पर रोल नहीं है, हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दो सेक्टर मॉडल का है। हमारे किताब में, हमारे कोर्स में दो सेक्टर मॉडल दे रखा है, हमने दो सेक्टर मॉडल ही कवर करेंगे। जैसे आप याद करिए, जब हमने समष्टि पढ़ना शुरू करा था तो मैंने आपको पहले अध्याय में, शायद लेक्चर नंबर 4 था, वो लेक्चर नंबर 3 या 4 था, आय के चक्रीय प्रवाह पढ़ाए थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था कि किस प्रकार से जो इनकम है उसका फ्लो होता है। मतलब जैसे कि बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, फिर उनको ब्याज देते हैं। ठीक है, हम सरकार को हम गुड्स सर्विसेज देती है, वो हमें पेमेंट करती है, हम सरकार को टैक्स देते हैं। ये प्रकार का आय चक्रीय प्रवाह पहले चैप्टर में, परिचय में, समष्टि अर्थशास्त्र के में अपने पढ़ाया था। तो वहां पर भी अपने देखा था दो सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, फॉरेन जो सेक्टर है, फॉरेन वाला है, उसके बारे में इन सब पर चर्चा करी थी। पर यहाँ पर जब हम समग्र मांग की चर्चा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस एग्रीगेट डिमांड में हम पूरा जब बात करते हैं, समग्र मांग के घटकों की चर्चा होती है तो ये पूरा आता है। पर यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है वो दो मॉडल में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे दो मॉडल की चर्चा करेंगे। और सिर्फ इस मॉडल को समझने तक, इस मॉडल को समझने तक हम लोगों को ये मानना है AD = C + I, AD = C + I, ये ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि हम दो सेक्टर मॉडल की ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज बताइए, आज जो NCERT ना, NCERT जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाई जाती है। NCERT 12th के बच्चों आपको पढ़ा ही रहा हूँ। NCERT IAS की जो तैयारी करते हैं उनको भी पढ़ाई जाती है। अब जब 12th की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आपको 12th के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। जो सारी बातें हैं, हर एक बात, छोटी छोटी बातें लिखवाई जा रही है, तो आपको 12th की तरह पढ़ना है।
जब कोई कंपटीशन की तरह पढ़ता है तो उनको मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो मेन पॉइंट है वो लिखवा करके एनसीईआरटी को खत्म कर देते हैं। और जो आईएएस के लिए पढ़ते हैं उनको उन पॉइंटों के पीछे की एग्जैक्ट कहानी क्या है वो समझाई जाती है। तो अब क्या है, जब आप स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी को उस नजरिए में देखना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस नजरिए में देखना है, और यूपीएससी की आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से पढ़ना है। तो उसी प्रकार से यहां पर एडी समग्र की मांग तो पूरी ये है एग्रीगेट डिमांड, बट जब हम दो सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, घरेलू क्षेत्र प्लस फर्मों की चर्चा यहां पे करेंगे, हम इन दो की ही बात करेंगे। तो चलिए, चूंकि आय और रोजगार के निर्धारण का अध्ययन दो क्षेत्रीय मॉडल घरों और फर्मों के संदर्भ में किया जाना है, इसलिए कुल मांग के तीसरे और चौथे घटकों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। अब हमें यहां पर आय और रोजगार के निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो दो क्षेत्रीय मॉडलों का कह रखा है कि दो क्षेत्रीय मॉडल घरों और फर्मों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, कि घर और जो फर्म है उनके संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसलिए कुल मांग का जो तीसरा और चौथा घटक है उस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा घटक कौन है बेटा? सरकार है। तीसरा घटक कौन है? सरकार है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी से, गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फोर्थ जो घटक है बेटा वो कौन है? वो हमने पढ़ रखा है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात, ये जिसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन भारत में हुआ हो पर उनकी मांग विदेशों में हो, हमने विदेशों को बेची है, ऐसी वस्तुएं निर्यात कही जाती है। जब हम कहीं बाहर भेजे, उनको बेचे तो वो निर्यात है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विदेशी बाजारों में उत्पादित करी गई हैं पर उनकी मांग भारतीय करते हैं तो वो भारत सरकार मंगवाती है, तो उनको आयात कहते हैं। तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो दो घटक है, ये जो दो फैक्टर्स है, दो कंपोनेंट है, इनको हम यहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ दो को ही काउंट करेंगे। इसलिए भले ही एडी के चार घटक हैं, हम मान लेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था है और एडी केवल उपभोग व्यय और निवेश व्यय का एक कार्य है, अर्थात एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब भले ही एडी के चार घटक हैं, अब आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि एडी के चार घटक है। अपन ने, मैंने ही आपको पढ़ा है और मैं जानता हूं एडी के चार घटक है, पर अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही मान करके चलेंगे और हम मान लेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि ना तो हमारे देश से कोई सामान बाहर जा रहा है, ना तो मतलब हम निर्यात कर रहे हैं और ना हम लोग आयात कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं कह दूं कि मेरा घर बिल्कुल बंद है, क्लोज है, तो ना तो अंदर से कोई बाहर जा पाएगा, मतलब निर्यात नहीं करा हमने, और ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा, मतलब ना तो हमने कोई सामान मंगवाया है। तो हम बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर ना तो वहां से कोई सामान बाहर भेजा जाता है, निर्यात करा जाता है, और ना ही आयात करा जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एडी जो होगी वो उपभोग व्यय, मतलब जो घरेलू क्षेत्र है वो कितना उपभोग कर रहा है, उपभोग पे वो कितना खर्चा कर रहा है वो देखेंगे। और निवेश व्यय मतलब निवेश कितना किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है वो देखेंगे। तो इसलिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है। अब आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि हमने पहले ये बात सिद्ध कर दी थी, प्रूफ कर दी थी कि एडी बराबर कुल व्यय है। एडी बराबर कुल व्यय है, एडी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, अपन ने पहले ही कह दिया था। तो जब यहाँ पे एडी बराबर कुल व्यय कह रहे हैं तो तभी तो यहाँ पे लिखा गया है उपभोग व्यय, कि उपभोग पे जो खर्चा करा जा रहा है वो और निवेश पे जो खर्चा करा जा रहा है वो, तो ये दोनों मिलाकर करके अभी दो सेक्टर के मॉडल में एडी बराबर कुल व्यय मान लिए जाएंगे। अब चलो, अब यहाँ पे एक टेबल देख लो। टेबल यहाँ पर इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एडी है। इनकम मतलब यहाँ पे जो आय है वो है राष्ट्रीय आय, जो है नेशनल इनकम है। कंजप्शन मतलब जो उपभोग करा जा रहा है, उपभोग पे कितना खर्चा है। इन्वेस्टमेंट, निवेश पे कितना खर्चा हो रहा है। और एडी में दिखाया गया सी प्लस आई। एडी में क्या दिखाया गया? सी प्लस आई। अभी जी प्लस एक्स माइनस एम को नहीं रखा गया है। तो देखो, इनकम पहले 0 रुपए थी, अब हम उस समय भी 40 करोड़ का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। और ऐसे उपभोग को क्या कहा जाएगा? स्वायत्त उपभोग कहा जाएगा, ऑटोनोमस कहा जाएगा। कि साहब ये क्या है? ऑटोनोमस है, मतलब जब इनकम हमारी कुछ भी नहीं होगी तब भी व्यक्ति अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करेगा? उपभोग करेगा। और जब राष्ट्रीय आय हमारी शून्य हो तब हम उपभोग करते हैं, तो ऐसे उपभोग को ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। यहां में पैसा कहां से आता है? या तो हम किसी से उधार लेकर के ये काम करते हैं, या हमारे पास पहले की कोई बचत पड़ी हो उसका इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से।
फिर देखिए इनकम 100 करोड़ हुई, कंजप्शन हमारा 120 करोड़ हुआ। पहले एक एक इस प्रकार से चलते हैं। जीरो इनकम थी, 40 करोड़ का कंजप्शन था, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का। जो निवेश करा गया है, निवेश कितने का करा गया है? 20 करोड़ रुपए का निवेश करा गया है, इन्वेस्टमेंट करा गया है। फिर उसके बाद देखो अब एडी है सी प्लस आई, तो सी ये रहा, आई ये रहा, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60 हो गया। फिर आ जाओ, इनकम कितनी हो गई? अब 100 करोड़ हो गई। पहले 0 रुपए थे हमारी इनकम, अब हमारी इनकम हो गई 100 करोड़। जब 100 करोड़ इनकम हुई तो हमने कंजप्शन, उपभोग और बढ़ गया हमारा, 120 करोड़ हमारा उपभोग हो गया। इन्वेस्टमेंट उस समय भी 20 है। इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल एक जैसा रखा गया है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। एग्जाम्पल को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसे उदाहरण लिए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है वो 20-20-20-20-20 रखा गया है। अपना मेन फोकस इनकम पर और कंजप्शन पे करना है। इनकम और कंजप्शन पे ही हम इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हमने एमपीसी पढ़ा, हमने एपीसी पढ़ा बेटा। वहां पर भी क्या है? उपभोग का और आय का ही संबंध दर्शाया गया है, और जब उपभोग और आय का संबंध, उसी को हम उपभोग फलन कहते हैं। अब देखो इनकम यहां पर 200 हुई, यहां पर भी 200 हुई। ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन बिंदु है बेटा, यह साम्य बिंदु हो गया, जहां पर क्या है? सी बराबर वाई, y बराबर सी या सी बराबर y यहां पर हो जाएगा। यहां इससे ऊपर वाली जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है बेटा? डिस सेविंग वाली कंडीशन है, निर्बचत वाली कंडीशन है। मतलब वहां पर बचत हो नहीं रही है, पहले का जो कुछ बचा कुचा है हम उधार लेकर करके क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन चला रहे हैं। पर यहां पर आकर करके अब इनकम और उपभोग बराबर हो गया। 200 करोड़ कमा रहे थे, 200 करोड़ अब खर्च कर दिए हैं। अब यहां पर 300 करोड़ कमाए हैं, पर 280 करोड़ हमने क्या करे हैं? खर्च करें 20 करोड़ के फायदे में। फिर 400 करोड़ कमाए, 360 करोड़ क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 500 करोड़ कमाए, 440 करोड़ खर्च कर दिए। 600 करोड़ कमाए और 520 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। तो यहां पर हमारे पास 20 करोड़ रुपए बचे, यहां पर 40 करोड़ रुपए बचे, यहां पर 60 करोड़ रुपए बचे, और यहां पर हमारे पास 80 करोड़ रुपए बचे। ये बचत वाला दौर हो जाएगा, ठीक है, ये बचत वाला दौर हो जाएगा। तो अब यहां पर आ जाओ एडी की तरफ। तो C प्लस आई था, 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460, 520 प्लस 20 540। अब देखो एक बात और देखो, बहुत सी बार अब आप खुद सोचोगे कि सर आप आसान उदाहरण क्यों, या जैसे यही टेबल है ना अपन स्टार्टिंग से चलाते हुए आ रहे क्यों? इसका कारण क्या है? देखो पहली बात तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ना वो ये है कि किताब हर बच्चे के पास है, होगी आपके पास, नहीं होगी आप बेहतर से बेहतर रिफ्रेशर खरीद लोगे। शिक्षक की आवश्यकता क्यों होती है? जो किताब में लिखा है उसको आसान भाषा में, आसान तरीके से हमें समझा सके, उसी की क्या जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। हम बिल्कुल शिक्षा को क्लियर करेंगे, हम एजुकेशन को क्लियर करेंगे, आसान बना करके आपको परोसेंगे कि देखो बेटा बिल्कुल इजी है, किताबों में जो लिखा है उसको आसान बना देंगे। पहला कारण तो यह है कि मेरा उद्देश्य है कि आसान आप लोगों के लिए बनाना। दूसरी बात क्या होता है, जब मैं बच्चों से बात करता हूं और मैं देखता हूं कि बच्चे 10th के बाद आर्ट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि सर मैथ्स नहीं लेनी मैथ्स से बड़ा डर लगता है सर, ठीक है ना, तो मैथ्स नहीं लेनी है सर, इसलिए हम आर्ट्स में, तो आर्ट्स में थ्योरी रहती है, उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, काम हो जाएगा। अब जब बच्चे आते हैं और 11वीं में सांख्यिकी पढ़ते हैं तो सिर पकड़ लेते हैं, अरे यार ये तो मैथ से भी खतरनाक मैथ्स है, अब क्या करें। अब 12th में भी जब आए तो हम 11th में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये विश्वास दिलाते हैं बेटा अब पढ़ ले, बस 12th में नहीं है तेरे पास मैथ्स तो अब 12th में जब आता है तो फिर वो देखता रहे यार 280 220 करोड़ों में हिसाब चल रहा है, क्या होगा भगवान। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनको लगता है मैथ्स का ज्यादा महत्व नहीं है, वक्र का ज्यादा महत्व है। तो इसलिए जो उन बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है मैथ से, उनके लिए थोड़ी सी सहानुभूति सी हो जाती है कि बेटा चिंता मत करो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे क्या है कि जो टेबल है, जो अनुसूची है उसको देख लिया। अब आगे आ जाइए, अब आप इस वक्र को देखिए, ये जो वक्र यहाँ पर है, इस वक्र को समझते अपन पहले, फिर अपन जो इसका पूरा है डिटेल जानेंगे। ये अपना y एक्सिस, y अक्ष, और ये x अक्ष। x अक्ष पे हमने क्या दिखाया? इनकम दिखाई है, और y अक्ष पे हमने जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो दिखाया है, मतलब एडी को दर्शाया है, C प्लस आई आप कह सकते हो, इसको दर्शाया है। अब इनकम ये है, और ये जो यहाँ पे डॉट 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 आपको दिखाई गई है, ये क्या है बेटा? स्वायत्त निवेश है। इसको क्या कहा जाएगा? स्वायत्त निवेश है। मतलब क्या है? जो निवेश बिल्कुल
सेम था ना, सारी जगह 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ था, तो ये 20 करोड़ आपको दिखाया गया। हम निवेश के ऊपर अभी और चर्चा करेंगे, ये चैप्टर बड़ा जाने वाला है, निवेश पर भी हम चर्चा करेंगे, हम सेविंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे आपने एपीसी पढ़ा है, एमपीसी पढ़ा है, वैसे आप एपीएस पढ़ोगे, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, बचत का जो प्रवृत्ति है वो पढ़ोगे, सीमांत प्रवृत्ति, औसत प्रवृत्ति वो पढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे। तो अभी ज्यादा घबराओ मत कि ये स्वायत्त निवेश क्या है, क्यों एक जैसा हो रहा है, इतना चिंता मत करो, ठीक है। तो ये स्वायत्त निवेश एक जैसा 20 करोड़ 20 करोड़ था, तो वो यहाँ पे निवेश आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहां से यहां तक हम क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ये हमारा निवेश का एरिया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये जो डॉट 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 जा रहा है, ये हमारा क्या है, सी, मतलब कंजप्शन कर्व है। कौन सा कर्व है, कंजप्शन कर्व है। तो देखो अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो एडी बनता है वो सी प्लस आई से बनता है। किससे बनता है, सी प्लस आई से बनता है। ये मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, निवेश वाला वक्र हो गया, क्योंकि निवेश एक जैसा था तो एक जैसा हो गया। और कंजप्शन कर्व जो है वो इसी प्रकार से बनता था। इसका सकारात्मक ढाल लिख सकते हो आप, धनात्मक ढाल भी लिख सकते हो। धनात्मक ढाल का, सकारात्मक ढाल का, दोनों का मतलब पॉजिटिव ही स्लोप होता है। तो इसका सकारात्मक धनात्मक ढाल का अर्थ क्या हो गया कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, उपभोग भी बढ़ता जाएगा, वैसे कंजप्शन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अब मैंने पहले आई का अलग से बना दिया, सी का अलग से बना दिया। अब जो मेन है ना, वो मेन ये वाला है बेटा। अब जो मेन है ना बेटा, वो मेन ये वाला है। इसको देखो, यहां पर मैंने एडी सी प्लस आई, ये एडी का बना दिया, जिसमें सी प्लस आई मतलब जो टेबल में देखो, जब मैं कंजप्शन का बना रहा हूं मैं इसको मान रहा हूं, ठीक है। आई का बनाया जब अपन ने इसको माना, और जब एडी का बनाया तो ये वाले नंबरों को मानते हुए वक्र बनता है, ठीक है। इस वाले को मान करके वक्र बनाया, और ये वाला जो क्या कहलाएगा, एडी कर्व कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व कहलाएगा, समग्र मांग वक्र यह कहलाएगा। चलिए, तो अब एडी का आरेखीय निरूपण देख लेते हैं। आरेखीय निरूपण का मतलब है कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कभी कभार हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं कि बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट नहीं, आरेखीय मतलब जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी चर्चा यहाँ पे करी गई। एडी का आरेखीय निरूपण मतलब समग्र मांग को ग्राफ में, वक्र में किस प्रकार से दिखाया जाता है, वो यहाँ पर चर्चा हो रही है। एडी अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर करता है, सीधी सी क्लियर बात है। एडी जो निर्भर करता है वो आय के स्तर पर निर्भर करता है, इनकम पर निर्भर करता है। देखो मेरी बात सुनो, एडी एक्चुअल में जो है, एडी जो किस चीज को दर्शा रहा है, हमारी मांग को दर्शा रहा है। और मांग व्यक्ति कब करता है, जब व्यक्ति के पास इनकम होती है। भैया इनकम होगी तभी तो वो मांग करेगा, तभी तो हम देख रहे हैं कि इनकम बढ़ती जा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उपभोग जो है उसका बढ़ता जा रहा है। तो जो एडी है अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर करता है कि उसका लेवल ऑफ इनकम कितना है, उसकी राष्ट्रीय आय है वो कितनी है। तो हमारा समग्र मांग या हमारी एक व्यक्तिगत की भी मांग होती है, वो आय पर निर्भर करती है। आय ज्यादा होगी तो हम ज्यादा मांग करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था की जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है, आय पर निर्भर करती है, इनकम पर निर्भर करती है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में आय और कुल व्यय के स्तर के बीच सकारात्मक संबंध मौजूद है, अर्थात आय का स्तर बढ़ता है, एडी भी बढ़ता है, और इसके विपरीत भी। देखिए, तो अर्थव्यवस्था में आय और कुल व्यय के स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है। क्या लिखा हुआ है, आय और कुल व्यय के बीच में? सर गलत लिख दिया, यहां पर एडी आएगा। एडी आएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखो, जब मैं ये कहता हूं कि मेरी इनकम बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, तो मैं कह रहा हूं मेरी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। मतलब इनकम बढ़ती है, मेरी डिमांड भी बढ़ती है। हाँ या ना बोलो? हाँ। और मैं पहले ये कह चुका हूं कि एडी बराबर कुल व्यय है, एडी बराबर कुल व्यय है। तो जब यहां पर एडी बराबर कुल व्यय है तो मैं एडी की जगह क्या लिख सकता हूं, कुल व्यय भी तो लिख सकता हूं ना, कि जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरा टोटल जो खर्चा होता है वो भी बढ़ता है। तो यही तो बात यहां पे लिखी है कि आय और कुल व्यय, मतलब आय और एडी के बीच में जो संबंध है वो कैसा है बेटा, सकारात्मक है। या आप धनात्मक शब्द का प्रयोग कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव रिलेशन मौजूद है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि एक साथ चल रहे हैं। देखो, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों की नोक है, ये इसकी नोक है, ये इसकी नोक है। जैसे मान लो भाई दो ट्रेनें हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रेनें एक साथ यूं 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 चल रही है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये पीछा रही तो ये भी पीछा रही, पीछा रही, पीछा, ये पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव क्या होता है, ये ट्रेन इधर जा रही बोले ये इधर जाएगी,
चलता ही नहीं है, दोनों के साथ नहीं जमती। ठीक है, जैसे किसी लोगों में 36 का आंकड़ा नहीं होता, वो इधर बोलता है तो वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 36 का आंकड़ा नहीं है, प्रेम वाला आंकड़ा है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब एडी के बारे में महत्वपूर्ण बात है। अब अगर आपने एडी की टेबल बना ली, आपने एडी का वक्र बना लिया, तो उस वक्र से, उस टेबल से आपने कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो सीखी होंगी। तो उन महत्वपूर्ण चीजों को, उन महत्वपूर्ण बातों को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या है। तो भैया सबसे पहली बात, एडी बराबर सी प्लस आई। तो सबसे पहली बात क्या है, एडी बराबर सी प्लस आई। जैसा कि पहले कहा गया है, एडी को केवल उपभोग मांग और निवेश मांग का एक कार्य माना जाता है। तो यहां पर हम जो एडी है उसको सिर्फ और सिर्फ उपभोग मांग को मैं क्या लिख सकता हूं, उपभोग मांग को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, उपभोग मांग को मैं लिख सकता हूं उपभोग व्यय भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, उपभोग व्यय भी लिख सकता हूं, क्योंकि मांग करी है, डिमांड करी, इसका मतलब है मैं खर्चा करने वाला हूं क्योंकि मैं खर्चा करने वाला हूं। तो उपभोग मांग को उपभोग व्यय भी लिख सकते हैं, निवेश मांग को भी अपन निवेश व्यय लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, क्योंकि मांग करने का, किसी चीज की डिमांड करने का मतलब है वहां पे खर्चा करना। आज मैं ये सोच रहा हूं कि साहब मेरे पास है ना 5 कपड़ों की जोड़ी होनी चाहिए और हर कपड़े कम से कम 2-2 हजार रुपए के होने चाहिए, ये मैं डिमांड कर रहा हूं। तो डिमांड करने का मतलब है तैयार रखो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दुकानदार को देने। तो अगर आप मांग कर रहे हैं मतलब आप व्यय करने के लिए तैयार है। तो एडी जो है यहाँ पे 2 क्षेत्र के मॉडल में सी प्लस आई है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उपभोग मांग को, कंजप्शन जो कि घरेलू क्षेत्र कर रहा है, और निवेश मांग को जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्म क्षेत्र कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है, एडी बराबर सी प्लस आई। दूसरा जो मुख्य हमने इसमें देखा वो क्या था, आय स्तर शून्य होने पर भी सकारात्मक उपभोग है। आय शून्य होने पर भी हमेशा उपभोग का कुछ न्यूनतम स्तर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को खुद को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को आवश्यकता होती है, भले ही आय शून्य हो। तो आय स्तर शून्य होने पर मतलब हमारा जब वाय 0 होगा, जब हमारी वाय इनकम 0 होगी, तब भी हम कुछ ना कुछ क्या है, कंजप्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। पॉजिटिव, सकारात्मक उपभोग होगा। सकारात्मक उपभोग का मतलब क्या है, पॉजिटिव कंजप्शन होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ना कक्षा 10 तक गणित पढ़ी होगी, तो उसमें नंबर लाइन पढ़ी होगी। तो नंबर लाइन में जैसे ये 0 है, तो इधर जो लिखा हो 1 2 3 4 5 यूं लिखा हो, इधर वाला क्या हो गया, -1 -2 -3, मतलब ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है, माइनस में जा रहा है, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो उपभोग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव नंबरों में हो रहा है ना। ऐसा तो आपने कहीं नहीं पढ़ा ना, -40 करोड़ का उपभोग, -20 करोड़ का उपभोग, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हो ना, पॉजिटिव पढ़ रहे हो। तो इसलिए कहा गया सकारात्मक उपभोग है, सकारात्मक उपभोग है। और सकारात्मक धनात्मक उपभोग का मतलब है कि इनकम जब आपकी शून्य हो रही है तब भी आप उपभोग करो, और कैसा कर रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस वाला नहीं कर रहा कि हाँ साहब मैंने -40 करोड़ का उपभोग। -40 करोड़ क्या होता है भाई, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और ये जो हम कुछ जब इनकम शून्य होने पर भी उपभोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इंसान को खुद को बनाए रखने के लिए, खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता होती है। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है बेटा, जैसे मेरा जो सीधा सा नारा है वो क्या है मूलभूत आवश्यकताओं को याद करने का, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मिले सबको एक समान, ये मेरा नारा है। ठीक है, किसी नेता का है उसका नहीं है, तो इससे हम याद कर सकते हैं। तो 5 चीजें जो है वो मूलभूत हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीजें जरूरी होती है। पर सबसे महत्वपूर्ण इनमें क्या है, सबसे पहले रोटी मिलनी चाहिए, और सब इनके बाद की बात है, पहले रोटी मिले ना। भूख पेट में कुछ जाएगा तभी तो हमको सोच पाएंगे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो कहा जाता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट की पूजा करो फिर बाद में कोई दूसरा काम करो। तो यहाँ पे इंसान खुद की पेट पूजा करने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खाता ही है। अब चाहे वो उधार मांग कर करके खाए, चाहे पहले की जो बचत है उनको खाए। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पहले की बचतें किस प्रकार से प्रयोग करी गई। कोरोना के समय में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, इनकम लेवल इज 0, बहुत से के लोगों के घरों में इनकम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो क्या करा, पहले के 50,000 रुपये बचा रखे, उनको खर्च करना शुरू करा। इनकम 0 थी तब भी उपभोग कर रहे हैं ना। हाँ, चाहे ये कह सकते हो कि भैया पहले बिल्कुल जो टॉप क्लास के चावल खाया करते थे, अब 20 रुपये वाले 25 रुपये वाले चावलों से काम चल रहा है।
पर खा तो रहे ना। यहाँ पे क्वालिटी का मैटर नहीं है, बात है कि वो उपभोग कर रहा है। तो अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, चाहे इनकम हमारी शून्य ही क्यों ना हो। तीसरा देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको स्वायत्त उपभोग को समझाया गया है। जो अभी अभी अपने लास्ट में बात करी ना इसकी स्वायत्त उपभोग की, तो ये स्वायत्त उपभोग बताया गया। सी द्वारा निरूपित स्वायत्त उपभोग, ये सी सही लिखा हुआ है क्या? सही लिखा हुआ है? नहीं, इस पर क्या लगेगा? 12 लगेगा। सी बार, ठीक है, ये किसका साइन है? सी, तो ये जो साइन है ये तो किसका? उपभोग का साइन है कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो सी के ऊपर बार लग जाती है किसका साइन है? ऑटोनोमस कंजप्शन का, स्वायत्त उपभोग का साइन है कि मतलब इनकम जीरो होने पर भी हमारा क्या है? कुछ तो उपभोग होगा। और ये सी क्या दर्शाता है कि जैसे इनकम बढ़ेगी आपका वो वाला उपभोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सी बार द्वारा निरूपित स्वायत्त उपभोग, ये क्या कहता है? उपभोग के न्यूनतम स्तर को संदर्भित करता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक यानी राष्ट्रीय आय के शून्य स्तर पर उपभोग। तो ये जो बार सी है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उपभोग के न्यूनतम स्तर को, उपभोग का जो सबसे कम से कम स्तर है, जो क्यों चाहिए? जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए, जो हमारा जीवन यापन, हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो न्यूनतम स्तर को संदर्भित करता है, जो सबसे कम स्तर है ना। हाँ साहब, बस वो खा लूं और जिंदा रह जाऊं। जैसे कुछ लोग ने साहब कुछ भी दे दो, भूख लगे 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सूखी रोटी है वो ही दे दो, सूखी रोटी खा ली। वो न्यूनतम स्तर, सबसे खराब जो लो लेवल का है ना, वो स्तर कहता है जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है? जब राष्ट्रीय आय के शून्य स्तर पर भी क्या कर रहे हैं? हम उपभोग कर रहे हैं। जब इनकम हमारी जीरो फिर भी हम उपभोग कर रहे हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? स्वायत्त उपभोग कहा जाएगा। ऐसी खपत या तो पिछले बचत से या संपत्ति की बिक्री से या उधार के माध्यम से पूरी की जाती है। अब ऐसी खपत, ऐसा जो उपभोग किया जा रहा है, तो वो या तो कोई पिछली बचत रख रखी हो हमने उससे, या कोई संपत्ति को बेचेंगे, पैसे लेंगे और काम चलाएंगे, या फिर हम उधार मांगेंगे लोगों से कि भाई साहब थोड़ा दे दो, कुछ समय बाद हम लौटा देंगे। अब तीसरी बात देखो, पहला हमने क्या देखा? AD = C+I। दूसरा हमने देखा आय के शून्य होने पर भी उपभोग सकारात्मक रहेगा। तीसरी बात देखो, उपभोग वक्र का ढलान। उपभोग वक्र का ढलान का मतलब क्या है? उसका जो स्लोप है वो कौन सा है? ठीक है, उपभोग वक्र का AD वाला जो स्लोप है वो कौन सा है? यहाँ पे C और I का नहीं बोल रहा है, वो AD के वक्र की बात कर रहा है। तो ध्यान से पढ़ना, AD का पहला घटक यानी उपभोग वक्र ऊपर की ओर ढल वाला है, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है। अब देखो AD का पहला घटक, तो पहला घटक क्या है? C है, कंजप्शन है। तो ये कंजप्शन वाला क्या जा रहा है? सीधा ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? वो कहता है कि जब जब इनकम बढ़ेगी तो मैं भी बढ़ूंगा, जब इनकम बढ़ेगी तो मैं भी बढ़ूंगा, और जब जब इनकम घटेगी, इनकम डूबेगी तो मैं भी डूबूंगा। ठीक है ना? वो कहा नहीं जाता कि हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो वाली सी हालत है, इनकम डूबी तो कंजप्शन भी डूबेगा ही डूबेगा, और इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि उपभोग में आनुपातिक वृद्धि आय की तुलना में कम है। हम ये बात मानते हैं कि जो आय में वृद्धि होती है वो ज्यादा होती है और उपभोग में जो वृद्धि होती है वो कम होती है, पर दोनों में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक खास स्तर पर पहुंचने के बाद लोग अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान कितना उपभोग करेगा। जब उसकी जो मिनिमम जो बेसिक कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है, तो फिर उसका जो पैसा आएगा वो पैसे को क्या करेगा? बचाना शुरू करेगा, सेव करना पैसा शुरू कर देगा। अब बात करते हैं स्वायत्त निवेश वक्र का ढलान। तो अब जो चौथा हमारा पॉइंट है, स्वायत्त निवेश वक्र का ढलान। तो स्वायत्त निवेश मतलब ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा घटक है हमारा निवेश व्यय, जिसको I से दर्शाया गया है। जिसको किससे दर्शाया गया है बच्चों? I से दर्शाया गया है, कैपिटल I से दर्शाया जाएगा। ये कैपिटल I है जो एक्स अक्ष के समांतर है। ये रहा एक्स अक्ष, इसके समांतर पैरेलल है, एक सीधी रेखा है, क्योंकि इसे आय के स्तर से स्वतंत्र माना गया है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो आय से स्वतंत्र होता है कि भाई इनकम कितनी हो, वो तो जो निवेश करना है वो करना ही है। और OR जो है वो स्वायत्त निवेश को दर्शाता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला OR वाला जो एरिया है, ये किसको दर्शाता है? स्वायत्त निवेश को दर्शाता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? AD वक्र या C+I वक्र का प्रारंभिक बिंदु, मतलब AD वक्र कह दो। AD वक्र का मतलब हो गया AD मतलब C+I, तो ये जो C+I से मिलकर के जो वक्र बनता है उसका प्रारंभिक बिंदु देखो। AD वक्र बिंदु T से प्रारंभ होता है। AD का जो वक्र है ये बिंदु T, इससे शुरू होता है। जैसे कि शून्य स्तर पर राष्ट्रीय आय AD = स्वायत्त उपभोग OS प्लस स्वायत्त निवेश OR है। इसने क्या कहा कि शून्य स्तर पर जो राष्ट्रीय आय है, जब हमारी शून्य स्तर पर राष्ट्रीय आय मतलब इनकम जो है हमारी जीरो है, उस समय हमारा AD क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन स्वायत्त उपभोग हो जाएगा।
प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कौन सा वाला, स्वायत्त वाला, ये जोड़ लेंगे। मतलब इनकम मेरी जीरो है तो उस समय जैसे मान लो 40 करोड़ का हमने उपभोग करा है और 20 करोड़ का निवेश करा है, तो ये मेरा कितना आ गया, 60 करोड़ आ गया। एडी वक्र का ढलान, एडी वक्र का ढलान सकारात्मक है, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी एडी भी का कुल व्यय भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा। इसका ढलान आप कह सकते हैं, इसका जो स्लोप है वो कह सकते हैं, और स्लोप के लिए पहले व्यष्टि में जो शब्द प्रयोग करे गए वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई खबरें मिलती रहें। और मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।